वो पाकिस्तान कभी भी स्पेशल टीम का लीडर बनने के लिए नहीं आया था। उसका पहला मकसद कुछ और था। सामने किताबों के ढेर को घूरती वो किसी और ही दुनिया में थी। मैंने उन्हें मार दिया। वो पसीने में शराबूर सहमा चेहरा। ऑर्फनेज में उसके बारे में मशहूर था कि उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया है। कभी आरिश से पूछना उसका महवर क्या है। अहमद साहब मज़ीद किताबें लाकर उसके किताबों के ढेर पर रख रहे थे। उसकी ज़िंदगी में दूसरे इंसान कुछ खास अहमियत नहीं रखते, पर उसकी अपनी ज़ात, शायद उसके लिए उसके मसाइल दूसरे इंसानों से ज़्यादा अहम हैं। हो गई डे ड्रीमिंग, अहमद साहब उसके सर पर खड़े होकर बोले। इलाया चौंकी, फिर उन्हें घूरा। मैं कुछ सोच रही थी, कहती सामने पड़ी किताबें आगे पीछे करने लगी। अहमद साहब वो किताबें किसी स्कूल को डोनेट कर रहे थे। इलाया डॉक्टर हमदानी से मिलने के बाद अहमद साहब की तरफ आ गई थी। अहमद साहब तंजिया हंसे। इलाया लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं थी, सो खामोशी से एक एक किताब चेक करके कार्टन में सेट करने लगी। इंस्पेक्टर आरिश का क्या हुआ? क्या उसका होता बहाल हुआ? आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? वापस चला गया वो, अहमद साहब बोले थे। इलाया ने सर उठाया। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैं तो सिर्फ बात करना चाह रहा था। अहमद साहब कंधे झुकाते दूसरा कार्टन अपनी तरफ खींचकर बैठ गए और किताबें देखने लगे। पता नहीं, शायद पता नहीं वो नाटक कर रहा था या वो वाकई नहीं जानता कि मैं जानता हूँ कि वो अल्तमश का बेटा है। इलाया के मसरूफ़ से हाथ रुके। सवालिया अंदाज में अहमद साहब की तरफ देखा। कौन अल्तमश? आरिश का बाप प्रोफेसर अल्तमश अरमगान। अहमद साहब ने इस बात में सर हिलाया। आप उन्हें जानते हैं? इलाया की आवाज़ बुलंद हुई। अहमद साहब ने चेहरा उठाया, हैरत से इलाया को देखा जिसकी भवें खिंची हुई थीं। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम भी जानती हो मेरे प्रोफेसर दोस्त अल्तमश को, जिन्होंने मेरी किताब लिखने में मदद करवाई थी। पर हाँ, तुम्हें मेरे किताबी तारीख में कभी दिलचस्पी होती ही? उनकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी। आप मुझे अब बता रहे हैं? अहमद साहब खामोश और अब के हैरान भी। आप मुझे बात अब बता रहे हैं जब सब खत्म हो गया? मैंने आपसे उस दिन पूछा तो आपने तब क्यों नहीं बताई ये बात? आपने बस मेरी गुलहरियों वाली फजूल बात करके बात ही गायब कर दी। आपको अंदाज़ा है कि क्या अहम और क्या गैर अहम? बोलते बोलते उसकी आवाज़ रोंदी क्यों रही थी। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? अहमद साहब शर्मिंदगी और खफगी के मिले जुले तासुरात के साथ धीमी आवाज़ में बोले थे। इलाया जवाबन अपना गुस्सा काबू करती अपने ही हाथ से अपना जिबड़ा भींचे उन्हें देखे गई, फिर ठटकी। तो आप जानते होंगे ना कि उसके अम्मी अबू के साथ क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया। इब्राहिम की रिसर्च के मुताबिक आरिश ने उन्हें कत्ल किया है। आप बताएं सच क्या है? इलाया बोलते उनके करीब आ चुकी थी। अहमद साहब किसी खफा बच्चे की तरह चेहरा झुकाकर बैठ गए। इलाया ने माथा मसला, कुछ देर गहरे सांस लेती रही। आई एम सॉरी, प्लीज़ आप मुझे बताएं आप क्या जानते हैं? वो वहीं करीब घुटनों के बल बैठ गई। आवाज़ भीगी सी थी। तकलीफ जिस भी बात की थी बस कहने का मौका ढूंढ रही थी। अहमद साहब खामोश रहे। जाहिर था वो अब नाराज़गी में कुछ नहीं बोलेंगे। साथ अभी अभी स्टेशन से निकला था। दरवाज़ा पार ही किया था कि कोई बिल्कुल उसके सामने आन खड़ा हुआ। मैं कल यतीम खाने जाऊंगी गिफ्ट तकसीम करने, कहो चलोगे? साथ उसे टकराते पर मुश्किल रुका था। हालांकि यूँ अचानक से आमद पर साथ के माथे पर बल गहरे हुए। इसे लगा वो एक दफ़ा इग्नोर करके हालत से जान छुड़ा चुका था। क्यों? मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? कॉज इट्स फन टू डू स्टफ विद यू। हाला चहकी थी। साथ का चेहरा स्पाट रहा, भवें ज़रा खिंची रहीं और वो खामोशी से हाला को देखे गया। आंखें आंखों पर गड़ी थीं। हालांकि मुस्कुराहट सिमटी, जोश मध्यम पड़ा। वो साथ का ये रवैया समझ नहीं पा रही थी। वो यूशा के बाद किसी मर्द को ऐसा दोस्त नहीं जानती थी। वो सूखे से लहजे से बिल्कुल नाबल थी। क्या बात है, कोई मसला है? ये तुम एकदम से इतने रूड क्यों हो रहे हो? लास्ट टाइम भी तुमने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया था, राइट? हाला का लहजा भी सख्त हुआ। तो तुम्हें लास्ट टाइम ही समझ जाना चाहिए था। और तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो जो इग्नोर करने का मतलब ना जानती हो। हाला को लगा वो उसकी इज्जत नफ्स को पैरों तले रोंद रहा था। व्हाट द हेल साथ? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो बात ख़त्म नहीं करना चाह रही थी, उसे वजह जाननी थी। लीव मी इन माई हेल। वो बस वहाँ से चला जाना चाहता था और वो वाकई सर झटकता हाला की दूसरी तरफ से होकर निकल गया। हाला मुड़ी और गर्दन झुकाए तेज तेज सड़क पर जाते साथ की पश्त देखे गई। वो पश्त किसी नफरत करने वाले शख्स की नहीं थी। वो खामोशी से अपना हिस्सा छोड़कर पीछे हट जाने वालों की सी पश्त थी। हालांकि बेयकीनी बरकरार थी। साथ बिना पीछे देखे चलता गया था, गोया पीछे देखा तो वो पत्थर का हो जाएगा। फिर उस सड़क के बिल्कुल बराबर बने गेट के सामने आकर ही दम दिया।
वो स्याह बड़ा लोहे का गेट लॉक था। साद ने जेब से चाबी निकाली और लॉक में लगाकर गेट खोला और फिर बिना इर्द गिर्द देखे दरवाज़ा पार कर गया। दरवाज़ा पार करके मौजूदा घर सड़क से कदरे नीचे था। सो दरवाज़ा पार करके गिनती की 5 सीढ़ियाँ पलांगता वो सहन में खुलते किचन की तरफ बढ़ गया। वहाँ छोटे से सामान ज़रूरत से भरे किचन में एक तरफ पड़ी पुराने मॉडल की फ्रिज, जिसका सफ़ेद रंग भी वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। वो फ्रिज की तरफ आया और वहाँ से पानी की बोतल निकालकर वहीं खड़े खड़े पीने लगा। पिछले 1 हफ्ते में उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उसका हाला का सामना ना हो, और इस दौरान में उसने हर मुमकिन बेहतरीन अल्फाज तैयार कर रखे थे कि अगर सामना हो गया तो वो ये सब उसे कहेगा। मगर आज सारे अल्फाज कचरे में और वो अपने औकात के मुताबिक उसे जुमले सुनाकर आ चुका था। उसने किचन के दरवाजे से बाहर सहन में पड़ी चारपाइयों की तरफ देखा। एक पर उसके दादा सो रहे थे और दूसरी खाली थी, जो कि यकीनन उसकी थी, और दादा ने सहन में पानी के छिड़काव के बाद बिछा रखी थी। इस सहन में इकलौते कमरे का दरवाज़ा खुलता था और उसके साथ ही इकलौता बाथरूम था। कदरे बड़े सहन के साथ वो घर छोटा सा था और सिर्फ 2 मकीनों के साथ वो घर कुछ खास भरा हुआ भी नहीं था, पर साद को अपना आप बहुत नीचे दिख रहा था। सड़क से 5 सीढ़ियाँ उतरकर मौजूदा सहन उसके लिए बहुत बहुत नीचे था। इस सड़क से 10 मंजिल ऊपर चढ़कर आने वाले उस आलीशान घर से बहुत बहुत नीचे। 1 हफ्ता कबल वो बाथरूम के सामने सहन में लगे वॉश बेसिन पर खड़ा ब्रश कर रहा था। गले में तौलिया लटकाए सामने आईने में अपना अक्स जज कर रहा था जब दरवाज़ा खटखटाया गया। वो वहीं खड़ा रहा क्योंकि दादा दरवाज़ा देखने के लिए उठ चुके थे। हाथ मुँह धोकर तौलिए से खुश करता वो किचन की तरफ जा रहा था जब, बेटा ये देखो, कोई तुम्हारा पूछ रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं, पता नहीं क्या। दादा परेशान से कहते अंदर आए। साद की भवें सिमटी। मैं देखता हूँ दादा, कहता तौलिया पास पड़ी चारपाई पर रखकर वो दरवाजे की तरफ आया। दरवाजे से बाहर निकलता ठटका। सामने यूशा खड़ा था, सूटेड बूटेड सा, और पीछे 5 गार्ड्स। साद बिना किसी सलाम दुआ के सवालिया अंदाज में उसे देखता दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारा ऑफ डे है, मैं जानता हूँ। तुम्हें कुछ देर के लिए मेरे साथ चलना होगा। ज़बरदस्ती नहीं है, बस एक दोस्ताना सी रिक्वेस्ट है। अभी? साद की हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ। नहीं, तुम चेंज कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। इशारा साद के घिसे पिटे एडिडास के ट्राउज़र और टी शर्ट पर था, जो कि यकीनन उसका नाइट सूट था। साद खांसा, फिर मुड़ने लगा, पर रुका। वेट, पर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? लहजा ज़रा जारहाना सा था। यूशा को देखते ही वो अजीब चिड़चिड़ा सा हो रहा था। यूशा मुस्कुराया। अरे घबराओ नहीं, कल रात मुझे हाला को लेकर जाना था, इसलिए हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाई। आज मैं ज़रा तफसील से बात करना चाहता हूँ। उसका लहजा मतवाज़न और पुरसकून था। साद खामोश हो गया। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। वो दोनों यूशा के खाने मेंशन के सामने मौजूद थे। गाड़ियाँ दाखिली दरवाज़ा पार करके हवेली के बजाय मतवाज़ी तरफ मौजूद गर्ल्स एरिया की तरफ मुड़ गईं। हम बाहर भी बात कर सकते थे, तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? साद खफकी से बोला। माजरत साद, दरअसल हमारे यहाँ घर के बाहर दरवाजे पर मेहमान को खड़ा करके बात नहीं की जाती, उसे अंदर एहतराम से अपने दरमियान बिठाकर गुफ्तगू की जाती है। साद को लगा उसका सर उसके घर के सामने से गुजरने वाले नाले में डबोकर निकाला गया हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शर्मिंदगी में बस वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उनकी गाड़ी गोल्फ के ट्रैक के करीब आकर रुकी। वो दोनों गार्ड्स की सरबराही में गाड़ी से निकले और उनके करीब आकर रुकी गोल्फ कार्ट में बैठ गए। गोल्फ कार्ट अपनी मखसूस रफ्तार में चलती गोल्फ एरिया में एक जगह आकर रुकी और वो दोनों कार्ट से उतरे। तुम्हें गोल्फ पसंद है? यूशा कार की पिछली तरफ पड़े सामान में से गोल्फ स्टिक निकालने लगा। क्या वो कहे कि वो ज़िंदगी में पहली बार गोल्फ खेलने आया है? साद सोचता यूशा की शक्ल देखे गया। नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ खेलने आए भी नहीं हैं। ये तो बस एक कवर अप है ताकि हम पर ज़्यादा बारीकी से नज़र न रखी जाए। साद दूर फासले पर खड़े गार्ड्स देख चुका था, सो यूशा की ऑफ़र करदा गोल्फ स्टिक थाम दी और फिर उसकी सरबराही में ढलान चढ़ने लगा। लास्ट नाइट जब हम घर जा रहे थे तो हाला उदास थी। साद ज़रा चौंका। हाला यहाँ से कहाँ आ गई? मे बी वो कल वाले वाक़ये पर अपसेट हो, साद ने बिला सोचे समझे कह दिया। हालांकि सारे रास्ते वो सोचता आया था कि शायद यूशा को कोई पर्सनल फेवर मांगना है। इलाया और हाला ने ये बात मुझसे राज रखी हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ वो उस थाने में कंप्लेंट डेस्क पर काम करती है। यूशा कहता बीच पर गोल्फ बॉल सेट कर रहा था। ओह, आई सी। तो हाला का भांडा फूट चुका था, साद ने दिल में सोचा। पर चौंका, इलाया भी वहाँ होती है तो मुझे थोड़ी तसल्ली है। मैं इस बात पर आंखें बंद ही रखूँगा। यूशा ने बात जारी रखी। लेकिन असल मसला मुख्तलिफ है। उसका ताल्लुक़ तुमसे है साद।
यूशा के यूँ कहने पर साद के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ी। जब रात हम थाने से वापस जा रहे थे तो वो बार बार तुम्हारा जिक्र कर रही थी, गैर इरादी तौर पर। वो मेरे सामने तुम्हारा अच्छा इमेज रखना चाह रही थी और मैं हाला को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे सामने वो किसी के लिए इतनी मेहनत सिर्फ एक ही वजह से कर सकती है। गोल्फ स्टिक पर दोनों हाथ टिकाए वो ज़रा सा आगे को झुके यूशा ने साद को देखा। साद अभी भी लाइल्म था। आया वो उस शख्स से हद दर्जा नफरत करती है या फिर वो उस शख्स के लिए अपने दिल में मोहब्बत नामी एहसास रखती है? क्या वो तुमसे नफरत करती है? यूशा पूछता सीधा हुआ। साद को लगा उसके दोनों काल जल रहे हैं। वो लाल थे। यूशा बता सकता था। मैं नहीं जानता यूशा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मेरे नज़दीक वो सिर्फ एक कुलीग है। पता है हम दोनों की इस मंगनी से एतराज़ क्यों नहीं है? क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे ख़ानदान में मोहब्बतें नहीं होती, सिर्फ बिज़नेस और शादियाँ होती हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, दोस्तों की तरह हम एक अच्छी ज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके साथ के माथे पर ज़रा बल पड़े थे। वो बोला, तुम्हें लगता है मेरा और हाला के दरमियान कुछ है? और अगर है भी तो तुम कौन होते हो मुझे बताने के वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या तुम हाला से शादी कर सकते हो? यूशा ने बिना लगी लिपटी सीधे तीर मारा। साद का मुंह भींचा। यूशा एक सेकंड में साद और हाला के दरमियान ज़मीन आसमान जैसे फ़र्क को बयान कर रहा था। साद खामोश रहा। इसीलिए कह रहा हूँ कि हाला को कोई ऊट-पटांग उम्मीद मत देना। वो जज्बाती है। वो नहीं समझती कि उसके लिए क्या बेहतर है। आखिर में उसी का दिल दुखेगा। ओह, तो मतलब साद के पास हैसियत के साथ साथ दिल भी नहीं है जो दुखने की जहमत करेगा। साद ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी। यूशा ने गोल्फ स्टिक साद की जानिब बढ़ाई जो कि साद ने अनजाने में पकड़ ली। पर अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा है, मेरी भी पुलिस में कुछ ज़ाती जान पहचान हो जाएगी। वो तंज नहीं कर रहा था। वो साद को बेइज्जत भी नहीं कर रहा था। वो बस एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते साद को समझा रहा था। साद ने यूशा का हाथ पकड़ा और गोल्फ स्टिक वापस उसके हाथ में थमाई। बहुत शुक्रिया यूशा तुम्हारी इस बेहतरीन नसीहत का। अब मैं चलता हूँ। कहता वो रुका नहीं था। तेज़ तेज़ कदम चलता वो सब ढलान वापस उतरने लगा। रात अभी इस्लामाबाद पर मुकम्मल तरह से उतरी नहीं थी। इलाया अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले हुए मकसद वहाँ ऊंची नीची सड़कों पर पिछले 15 मिनट से चल रही थी। डैड के मुताबिक आरिश की माँ को सज़ा हो गई थी और उसी बेइज्जती और तकलीफ से बचने के लिए अल्तमश अरमगान इस्लामाबाद छोड़कर कहीं दूर रुपोश हो गए थे। उनका कोई बेटा था, डैड को नहीं मालूम था, लेकिन आरिश से मिलते ही वो जान गए थे कि आरिश अल्तमश का ही बेटा है। अल्तमश अरमगान ने अपने बेटे को दुनिया वालों से क्यों छुपा कर रखा था, डैड नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। डॉक्टर हमदानी भी आरिश के माँ बाप के कत्ल से कबल की हकीकत नहीं जानते, सिवाय इसके कि आरिश साइकोपैथी के डायग्नोसिस प्रोसेस से गुजर चुका है। लेकिन किसी हतमी इंजाम से पहले उसके माँ बाप के कत्ल ने मामला रोक दिया। इलाया आरिश से मुतल्लिक सारी मालूमात दोहरा रही थी, बार कुछ ऐसा जो अचानक सामने आ जाए, जो इलाया को कोई नया रास्ता दिखा सके। यह मामला यूँ यहाँ ख़त्म नहीं हो सकता। यूँ आरिश के गायब हो जाने से मेरे सारे सवालात और तजस्सुस दब नहीं जाएंगे। यूँ वो सही मायनों में बेकसूर साबित नहीं हो सकता, कम अज़ कम मेरी नज़र में तो नहीं। अचानक इलाया के कदम रुके। हाथ वैसे ही जेबों में थे और आंखें सामने खाली सड़क को घूर रही थीं। पर दिमाग, वेट। इलाया के दिमाग का बल्ब एकदम रोशन हुआ था। रात उसने कैसे गुजारी उसे नहीं मालूम था, लेकिन सुबह होते ही वो उस अस्पताल में मौजूद थी। वो अस्पताल जहाँ खबरों के मुताबिक प्रोफेसर अल्तमश और उनकी बीवी को लाया गया था। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड महफूज नहीं होता। रिसेप्शन गर्ल इलाया को मुसलसल इनकार कर रही थी। इलाया ने फ़ोन पर अल्तमश अरमगान वाले वाक़े की खबर दिखाई। ये कोई छोटी खबर या हादसा नहीं है। आधा मुल्क इसके बारे में जानता है। कुछ ना कुछ तो होगा ना। इस वक्त मैं सिर्फ वो एड्रेस जानना चाह रही हूँ जहाँ एम्बुलेंस को बुलाया गया था, क्योंकि खबरों में या डॉक्यूमेंट्स में इस पते को रिवील नहीं किया गया। मैम देखें, आप समझ नहीं रही हैं कि इससे पहले कि रिसेप्शन गर्ल अपनी बात मुकम्मल करती, कोई इलाया के बराबर आन खड़ा हुआ था। आपके ख्याल में जो इन्फॉर्मेशन खबरों और डॉक्यूमेंट्स में रिवील नहीं की गई वो इतनी आसानी से आपको दे दी जाएगी? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ 10 साल से पुराने रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अगर होता भी तो आपका कोई चांस नहीं था मिस इलाया। इलाया उस बिन बुलाए शख्स की तरफ मुड़ चुकी थी। वाइट कोट में मलबूस, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, 40 का हिंसा अबूर करता वो डॉक्टर अब मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान, आपकी शिफ्ट शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। रिसेप्शन गर्ल इलाया से हटकर डॉक्टर की जानिब मुतवज्जे हुई। बहुत शुक्रिया मेरी मालूमात में इजाफा करने का।
इलाया रूखे से अंदाज में बोली। डॉक्टर अदनान जवाबन वेलकम के तौर पर सर को ज़रा झटका दे गए। इलाया मजीद कोई बात किए बिना रिसेप्शन से अपना पुलिस कार्ड उठाकर जीन्स की जेब में रस्ती बाहर की तरफ चल दी। वो अस्पताल का बैरूनी सहन अबूर करती पार्किंग लॉट की तरफ जा रही थी जब सुनिए मिस इलाया, मेरे पास अभी आधा घंटा है, कोई कहता तकरीबन दौड़ता उसके करीब आया। क्या हम बात कर सकते हैं? इलाया के करीब पहुंचकर बोला। इलाया रुकी। आई थिंक आप मुझे ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं मालूमात देने से। इलाया हाथ बांधे बोली। वो सच था, अस्पताल के पास वाकई वो रिकॉर्ड नहीं है। ग्रेट, फिर मुझे अपना वक्त ज़ाया करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। उफ, ये गुलेरियाँ। इलाया का अनजाना चिड़चिड़ापन गैर इरादी तौर पर हर जगह निकल रहा था। वो वापस जाने को मुड़ी। लेकिन मेरी याददाश्त इस अस्पताल के रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छी है। डॉक्टर अदनान इलाया की पश्त पर चिल्लाए। मुझे आपकी याददाश्त में कोई दिलचस्पी क्यों होगी? इलाया बगैर मुड़े बोली। वो दूर जा रही थी। लेकिन मिस्टर अल्तमिश अरमगान के मर्डर केस में तो होगी ना? वो तकरीबन चिल्लाए। इलाया वहीं उल्टे कदम वापस मुड़ी। ग्रेट, हम अगले 3 घंटे भी बात कर सकते हैं। बताएं हमें कहाँ जाना है? वो इलाया को देखते हंसे थे। तालियां बजाईं। वाओ, आई कैन सी द डेडिकेशन। वो दोनों अस्पताल के कैफेटेरिया में मौजूद थे। कैफेटेरिया जो कि सिर्फ अस्पताल के स्टाफ के लिए मुख्तस था। इलाया सामने पड़ी कोक में स्ट्रॉ घुमा रही थी। एक संजीदा मुंतज़िर नज़र डॉक्टर अदनान पर गिरी थी। डॉक्टर अदनान बात करने से पहले अपना लंच मुकम्मल करना चाहते थे। 10 मिनट गुजरे और डॉक्टर अदनान की प्लेट खाली थी। ग्रेट, अब हमारे पास 20 मिनट मौजूद हैं, तो हम क्या बात कर सकते हैं? रुमाल से मुँह तपकाते डॉक्टर अदनान गोया हुए, ट्रे एक तरफ खिसकाई और कोक में स्ट्रॉ लगाया। आप मुझे उस मर्डर केस के बारे में बताने वाले थे, अपनी महान याददाश्त की मदद से। ओह हाँ, वो मर्डर केस। डॉक्टर अदनान ने कोक का सिप लिया, फिर बात जारी रखी। बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात इतने अहम नहीं होते जितने बना दिए जाते हैं। आपके लिए वो तारीख़ किसी और मायने में मखसूस है, मेरे लिए उस तारीख़ की खासियत मुख्तलिफ है, और शायद मेरे लिए वो आपसे ज़्यादा अहम है। क्या हम 20 मिनट में सिर्फ पहेलियाँ बुझाने वाले हैं? इलाया ने स्पार्ट लहजे में कहा। डॉक्टर अदनान हंस दिए। बहुत बेज़ौक़ हैं आप, बिला तमहीद बांधे आप बात करना बहुत बोरिंग है। इलाया जवाबन उसे खामोशी से घूरती रही और एक लंबा सिप ले गई। वो दिल में डॉक्टर अदनान का खून चूस रही थी। यकीनन दिल ही दिल में आप मेरा खून चूस रही होंगी। इलाया को अत्थू छिड़ा। डॉक्टर अदनान फिर हंसे थे। आप बिल्कुल ओपन बुक है मिस इलाया, पता है ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। हंसते हुए एक और सिप भरा गया, फिर बात जारी हुई। इस तारीख को मैंने अपने वालिद को खोया था। वो हंसते हुए कह गए और इलाया के चेहरे के खिंचे असाब एकदम ढीले पड़े। ओह, पहले वो बस इतना कह सकी, बल्कि आई एम सॉरी। एकदम बहुत सा गिल्ट आन गिरा। नो इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं कि हर याद के साथ रोया और उदासी मनाई जाए। इलाया के दिल में डॉक्टर अदनान के लिए इज़्ज़त का पैमाना एकदम ऊंचा हुआ था। क्या आपके वालिद की मौत का ताल्लुक़ मिस्टर अल्तमिश के मर्डर से है? पता नहीं, शायद वो मेरे बाप की किस्मत थी या फिर बदकिस्मती। मेरे वालिद एम्बुलेंस के ड्राइवर थे जिसमें मिस्टर अल्तमिश को लाया गया था। मुझे वो पता भी अमनो अन याद है, इसलिए नहीं कि उसका ताल्लुक़ किसी मशहूर प्रोफेसर के इससे है, बल्कि इसलिए कि मेरे वालिद उसने मुझे कह के गए थे कि वो यहाँ जा रहे हैं और जल्द ही वापसी पर वो मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। मैं आपको वो पता दे सकता हूँ क्योंकि आप एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन पता है कुछ मशहूर वाक़यात को मशहूर करने के पीछे एक मुख्तलिफ वजह होती है। वो वाक़या जो दुनिया को दिखाया जाता है, उसके पीछे एक वाक़या होता है जो दुनिया से छुपाया जाता है। सबको पता है कि उस एम्बुलेंस में 2 लाशें लाई गई थीं और बिल्कुल हकीकत यही है, लेकिन इलाया की आंखें फैली थीं और फिर जो उसने सुना था वो उसकी सारी मालूमात को एक सवाल बनाकर उसके सामने खड़ा कर देने के लिए काफ़ी था। डॉक्टर अदनान अब पता एक पर्ची पर लिखकर इलाया की जानिब बढ़ा रहे थे। इलाया ने दिमाग में चलती आंधियों के साथ वो पर्ची थामी। सवालात का एक नया अंबार था। कार इस्लामाबाद के हाईवे पर दौड़ रही थी। इलाया को अजीब गिल्ट था। यूँ लग रहा था गोया सीने पर बहुत सा भार आ गया हो। वो कुछ देर इंतज़ार कर लेता, जहाँ उसने इतनी मेहनत की वो मज़ीद कुछ देर इंतज़ार कर लेता। वो बहुत करीब था ये जानने के लिए कि उस रात क्या हुआ था। इलाया कल की डॉक्टर अदनान के साथ हुई मुलाकात के बाद से मुसलसल सोचों में डूबी थी। इतना बड़ा इंकशाफ था, आरिश को मालूम होना चाहिए था। हारिश का फ़ोन नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। इलाया का गिल्ट बढ़ता जा रहा था। आरिश अपनी तरफ से सबसे ताल्लुकात ख़त्म कर चुका था। वो अपनी सोचों में ही गड़मड़ थी।
अब कार हाईवे से उतरते हुए कच्ची छोटी सड़क पर दाखिल हुई। इलाया ने रफ्तार ज़रा कम की। सामने फ़ोन पर खुला गूगल मैप अब उसके मतलूबा फासले को बस 15 मिनट का फासला बता रहा था। वो सैयदपुर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। डॉक्टर अदनान का बताया गया एड्रेस सैयदपुर के इख्तितामी बॉर्डर पर था, जहाँ से आगे जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता था। गांव के बाहर से गुजरती सड़क से होती वो तकरीबन आबादी पार कर चुकी थी और अब वो ज़रा ऊंचाई पर जाकर मैदान पर अपनी गाड़ी डाले एक आध घर को देखना मुतवक्के कर रही थी। गूगल मैप तो आबादी को ही मंजिल बता चुका था, पर डॉक्टर अदनान के मुताबिक मिस्टर अल्तमिश का घर आबादी से हटकर था, आम आवाम की पहुंच से ज़रा आगे। और फिर वो चलते चलते चोटी के आगाज़ पर पहुंच चुकी थी, जहां से आगे घने जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता। इलाया ने गाड़ी को ब्रेक लगाई, फ़ोन स्टैंड से निकालकर ऑफ करके जैकेट की जेब में रखा। थकावट अलग, लेकिन घर न मिलने की मायूसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। और किसी गुजरते लम्हे में उसे शक हुआ कि कहीं वो डॉक्टर्स के साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उस ख्याल को फ़ौरन झटका। दिन उसके सैयदपुर में दाखिल होते ही ढलने लगा था। गाड़ी से निकलकर वो जंगल के आगाज़ पर खड़ी हाथ बांधते सोचने लगी, क्या वो एक नज़र ज़रा अंदर तक देखा है? जैकेट तले ज़रा छूकर यकीन ध्यान की पिस्टल अपनी जगह मौजूद थी। एक नज़र इतराफ़ में डाली, वहाँ दूर दूर तक कोई जी रूम मौजूद ना था। पहले तो वापस जाने का सोचा, लेकिन फिर अंदरूनी ज़िद्दी इलाया चिल्लाई, अब इतनी दूर आ ही गई हो तो 2 कदम आगे भी हो लो। ना कुछ मिला तो कसम खा लेना कि आइंदा किसी 40 का हिंसा अबूर करते अदनान नामी डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करोगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। फ़ोन की टॉर्च ऑन की। अभी दिन नहीं ढला था, लेकिन एहतियातन। और चढ़ाती चढ़ती वो जंगल में दाखिल हुई। पौधों के करीब खुनके मैदान की निस्बत कम थी। आगाज़ पर फासले पर मौजूद दरख्त अब घने होते जा रहे थे। वहाँ भी दूर दूर तक किसी घर का नामो निशान नहीं था। मायूसी अब के मुकम्मल आन पड़ी थी। ग्रेट, यहाँ तो वाकई कुछ नहीं है। एक जगह रुककर इलाया ने वापस मुड़ने का फ़ैसला किया और ऐन के वो मुड़ जाती उसकी निगाह दूर एक तरफ दरख्त कटे हुए दिखाई दिए। इलाया ने आंखें भींचते हुए देखना चाहा। उसे कोई मुमकिन प्रॉपर्टी तो नज़र नहीं आई, पर गैर महसूस अंदाज में वो उधर को हो ली। चंद कदम चले और अचानक से उसे स्याह कोठरी नजर आई। इलाया की आंखें फैली, तेज़ तेज़ कदम उठाते वो स्याह कोठरी के करीब आई। करीब आने पर मालूम हुआ कि वो कोठरी नहीं बल्कि एक झोंपड़ी हट है, लकड़ी और सूखी घास से बनाया गया हट। सब जानते हैं कि उस एम्बुलेंस में 2 लाशें लाई गई थीं और बिल्कुल हकीकत यही है, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती कि वो 2 लाशें किसकी थीं। डॉक्टर अदनान बोले, मैं जानती हूँ दूसरी लाश मिसेस अल्तमश की थी। हालांकि अवाम में ये बात एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन हमारे पुलिस डाटा में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। इलाया अब के आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उस झोंपड़े के दरवाजे तक आई, जहाँ दरवाज़ा नहीं था, बस अंदर दाखिल होने का खुला रास्ता था। एक अजीब सर्द सी स्याही उस झोंपड़े को घेरे हुए थी। वेल, आपका रिकॉर्ड तो मैंने नहीं सीख रखा, पर उनमें से एक लाश मिस्टर अल्तमश की थी और दूसरी। इलाया के एहसास एकदम जागे। मगरिब अब अपने अख्ताम को थी। रात की स्याही किसी भी वक्त उस जंगल को निगल लेने को थी। इलाया ने कुछ महसूस किया। और दूसरी लाश मेरे वालिद मोहतरम की, और वहाँ कोई तीसरी लाश नहीं थी। इलाया के गर्दन पर भूरे बाल खड़े हुए, जैसे एक करंट था पूरे जिस्म में गुजरा हो। इलाया वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। कोई तेज़ धाती चीज़ उसकी गर्दन की जगह से टकराई। मिस्टर अल्तमश की बीवी की लाश कभी अस्पताल पहुंची ही नहीं थी। इलाया जहां थी वहीं फ्रीज हो गई। इलाया आज घर नहीं आएगी? यूशा ओपन किचन की सेंट्रल स्लैब के पार कुर्सी पर बैठा पड़े सामने अंगूर खाता पूछ रहा था। हाला, जो कि आड़ी तिरछी सोफे पर दराज अपने टैब पर उंगलियां चला रही थी, जवाबन सिर्फ कंधे अचकाए, फिर सीधी होती बोली, वो अहमद अंकल की तरफ गई है, शायद वहीं रुकेगी। कहती वो सोफे से उतरी और स्लीपर्स पाँव में अड़सने लगी। रुख किचन की जानिब था। तुम घर कब वापस जाओगी? यूशा ने सवाल उसकी जानिब मोड़ा। जब तुम वापस चले जाओगे और अब्बू नेक्स्ट इलेक्शंस में बिजी हो जाएंगे तब। कहती वो यूशा की प्लेट से चंद अंगूर उठाती फ्रिज की जानिब बढ़ी। एक बात बताओ हाला, तुम्हें मुझसे शादी करने पर कोई एतराज़ है? ये टॉपिक कहाँ से निकल आया था? हाला के हरकत करते हाथ सुस्त पड़े। इस मौजूद से वो मुमकिन भागती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी तालीम अभी पूरी नहीं हुई। नॉर्मल से अंदाज में बात ख़त्म करती वो हाथ में पकड़ा ट्रेन लिए वापस लाउंज में आ गई। पर अब के वो तिरछी निगाहों से यूशा को देख रही थी कि आया उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। पर वो अंगूरों की प्लेट पर नजरें टिकाए एक एक अंगूर चुनने में मसरूफ़ था। फिर वो एकदम चेहरा उठाया। चेहरे पर एक थकावट सी थी। हाला ने अपनी तिरछी निगाहें फ़ौरन सीधे की और टिन खोलने लगी। पर मैं इस दफ़ा किसी लटके फैसले के साथ वापस नहीं जाना चाहता। हाला ने चेहरा उठाया। वो कहता हाला को ही देख रहा था। हमारी मंगनी हुई तो है यूशा,
तुम ये एकदम से ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। हालांकि लहजे की नरमी गायब हुई थी, वहाँ से जीत की दर आई थी। यूशा जवाबन उसे देखे गया खामोशी से, फिर कुर्सी धकेलता अपनी जगह से खड़ा हुआ। हालांकि वजूद में एक सर्द लहर दौड़ी थी। उसने गैर महसूस अंदाज में सोफे पर पड़े कुशन को अपने करीब में लिया। उसे यूशा के उस सर्द संजीदा निगाह से खौफ आया था। यूशा प्लेट सिंक के करीब रखता किचन से लाउंज की तरफ आया, पर वो ठटका। उसने हाला की कुशन पर गिरफ्त देखी, एक अनजाने सवालिया अंदाज से हाला को देखा और फिर जहाँ खड़ा था वहीं रुक गया। हाला, मैं तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लहजे में तकलीफ थी। वो जहाँ खड़ा था वहीं से 2 कदम पीछे को हो गया। और अगर तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। नज़र हाला के कुशन को पकड़े हाथ पर थी। हाला ने अचानक शर्मिंदगी से कुशन छोड़ा। नहीं यूशा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं अनकंफर्टेबल नहीं। हाला की बात अभी बीच में ही थी और उसने यूशा को दरवाजे के करीब लगे हैंगर से अपना ब्लेजर उतारते देखा। वो जा रहा था। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता हाला। अब तो वो बिना हाला की जानिब देखे अपने वापस नरम लहजे में बोला था और फिर हाला का जवाब सुने बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हाला धप वापस सोफे पर गिरी थी। शिट, मैंने यूशा को नाराज़ कर दिया। मिस्टर अल्तमिश की बीवी की लाश कभी अस्पताल पहुंची ही नहीं थी। इलाया जहां थी वहीं फ्रीज हो गई। उसकी ज़िंदगी के 50% से ज़्यादा फैसले गलत ही होते थे और इस बात का एहसास इलाया को इस वक्त शिद्दत से हुआ और वो हर नामुमकिन चीज़ सोच रही थी जो आम हालात में मुमकिन नहीं समझती। वो सख्त पछता रही थी। क्या तुम अभी तक किसी सस्पेक्ट की छानबीन कर रही हो? इलाया आवाज़ पर किसी बिजली की रफ्तार से मुड़ी थी। सामने खड़े वजूद को देख रहे हवास भी जाते रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वापस जा चुके थे ना? वो आरिश था। आरिश ने वो धाती चीज़ इलाया के कंधे से उतारी। वो पते जमा करने वाले आले रैक का हैंडल था और अब वो उसे लिए झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। इलाया के सवालात थमे। यकीन हुआ कि वो अभी ज़िंदा है। फिर पुरसकून सा सांस खारिज हुआ। कुछ सोचती हारिश के पीछे झोंपड़ी की तरफ आई। वो एक लैंप से रोशनी करता कुछ आलात अपनी जगह रख रहा था। वो बागबानी के जैसे आलात थे। हाँ, मैं छानबीन करने के लिए यहाँ आई हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ होगे। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? आरिश ने काबिल बसारत रोशनी में एक मसरूफ़ सी निगाह इलाया पर डाली। ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। ओह हाँ, ग्रेट। इलाया का दिमाग हमेशा इतना पीछे क्यों रहता था? जवाबन इलाया ने सिर्फ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। उसे एड्रेस मालूम करने की ज़रूरत नहीं, ये उसका अपना घर है। बहुत जल्दी समझ आ गया, लेकिन फिर फ़ौरन दूसरा सवाल आन वारिद हुआ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैं बमुश्किल 5 फुट के घुंघराले बालों वाली एक ही औरत को जानता हूँ, कहता वो इलाया के करीब आया, जो कि मुझे ढूंढने आ सकती है, और कहता करीब से गुजर गया। बमुश्किल 5 फुट? वो बमुश्किल 5 फुट की नहीं थी। वो उसे ढूंढने नहीं आई थी। इलाया का मीटर घूम जाता, पर एकदम झोंपड़ी की बत्ती बुझ गई। इलाया का कुछ बोलने के लिए खुला मुंह वापस बंद हुआ। आरिश रोशनी बुझाकर अब वापस जा रहा था, बिना इलाया का जवाब सुने। इलाया फ़ौरन वहाँ से निकलती बाहर को आई। मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने नहीं आई थी, खुशफहमी ना रखो। बड़बड़ाती वो आरिश के बराबर आ चुकी थी और इसके पीछे पीछे चलने लगी। मेरे लिए खुशफहमी नहीं है, वो खुशफहमी पर जोर देता बोला। एकदम दोनों के दरमियान खामोशी आन हाइल हुई। मुझे यहाँ कोई घर नहीं मिला। जंगल की खामोशी में कुदरती आवाज़ों के अलावा इलाया की आवाज़ गूंज रही थी। आप तो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ढूंढ पाते इंस्पेक्टर इलाया गुलजार। मुझ बंदा ना चीज़ का घर आपको कहाँ दिखाई देगा? वही आप वही ताने। तुम्हें नहीं बताना है तो ना बताओ, पर अपने दाने अपने पास ही रखो। इलाया ने उसकी पश्त पर मुंह बनाया था। कहती अब वो धप धप पैर मारती आरिश से कदरे हटकर चलती जल्दी जल्दी जंगल से बाहर आई। उसकी गाड़ी वहीं मौजूद थी, सो वो गाड़ी की तरफ आई। आरिश भी दरख्तों से निकला था। उसके कदम सुस्त हुए। वो इलाया को गाड़ी के करीब जाता देख रहा था। इलाया ने गाड़ी में बैठते हुए फ़ोन ऑन किया। करने में क्या आई थी और अब इसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा है। दांत पीसे थे। फिर गाड़ी स्टार्ट की। एक मखसूस आवाज़ के साथ इंजन स्टार्ट हुआ और फिर अगले ही पल बंद हो गया। इलाया ने बाहर देखा। वो दूर खड़ा इधर ही देख रहा था। एटलीस्ट इसके सामने नहीं, प्लीज़। इलाया ने जल्दी से फिर गाड़ी स्टार्ट की, पर बेसूर। वो फिर बंद हो चुकी थी। वो दूर खड़ा उसे अभी तक देख रहा था। इलाया ने स्टीयरिंग पर रखे हाथों पर अपना सर गिरा लिया। रात की सर्द स्याही अपनी हंसी मुश्किल रोके हुए थी। ग्रेट, बस यही होना बाकी था। वो किचन में था। शायद वो डिनर तैयार कर रहा था।
इलाया अपने हाथ धोकर जो गाड़ी चेक करते हुए काले हो गए थे बाथरूम से निकली। साथ ही लगे स्टैंड पर लटके तौलिए से अपना हाथ साफ किए और फिर खामोशी से लाउंज में आकर बैठ गई। अगर वहाँ कोई छोटा मोटा सा कोई और घर होता, भले किसी अनजान शख्स का, वो आरिश के बजाय उसके घर जाना पसंद करती। पर नहीं, किस्मत को उसके साथ मजाक करना हमेशा से ही पसंद था। वहाँ लाउंज से वो किचन में स्लैब के सामने रखे खटाखट कुछ काटते आरिश की पर्स देख सकती थी। आरिश की कार सर्विस के लिए गई हुई थी और इलाया की कार इस वक्त सही नहीं हो सकती थी। सो इसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो झोंपड़ी या आरिश का घर। आरिश अब किचन में रखकर डाइनिंग पर खाना लगा रहा था। वहाँ घर में खुश्क सी खुशबू रची बसी थी। इलाया के लिए वो खुशबू कदरे गैर मानूस थी। खामोशी में सिर्फ किचन से आती आवाज़ें और फिर इलाया के पेट ने दुहाई दी। इलाया ने पेट पर हाथ रखते हुए लब भींचे थे। आरिश, पता नहीं वो वाक़तन ज़रूरत से ज़्यादा निडर है या महज बेवकूफ़। मैंने दूसरी प्लेट मेज़ पर लगाते हुए उसे देखा। वाज़ेह था उसे भूख लगी थी, लेकिन वो कहेगी नहीं। पर आज तक मैंने किसी को अपने साथ खाने की दावत नहीं दी। सामने किचन में उसकी माँ स्लैब से टेक लगाए खड़ी थी, स्याह जूड़े में गहरी लाल लिपस्टिक लगाए। वो हंसी। बेहिस दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते। तुमने क्या सोचकर उसे अंदर बुलाया? पता नहीं। देखना तुम वो गलती ना कर बैठना जो तुम्हारे बाप ने की थी। उनकी बारीक नाजुक उंगलियां अल्फाज के साथ साथ मेरे कंधे पर रेंग रही थीं। कोई बात नहीं, उसे बुलाओ, पर हमेशा की तरह उसे ये बताना मत भूलना कि अक्लमंद सिर्फ तुम हो, तुम और मैं। बाकी सब इंसान महज कीड़े मकोड़े हैं। गेट लॉस्ट। ना मुझे आप पर एतमाद करने की ज़रूरत है, ना आपको मुझ पर। सो देखिएगा, यहीं कहीं मेरे लाउंज में आपका थोड़ा बहुत एतमाद पड़ा ना रह जाए। उसे भी अपने साथ ले जाइएगा। बहुत शुक्रिया। माजी में अपने मुंह से निकले अल्फाज मुझे आज भी अजबर थे। मैंने खाली सी नज़रों से अपनी माँ को देखा। मैं माँ को नहीं बता सकता था कि लास्ट टाइम ये बोलने पर मैं पछताया था। माँ की ये समझने की सलाहियत नहीं थी। मैंने गिल्ट महसूस किया था और मैं दोबारा कुछ ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था। क्या तुम कुछ बना रहे हो? इलाया किचन के दरवाजे में खड़ी थी। वो वहाँ कब आई? हाँ, मैं उसकी प्लेटें लगा चुका हूँ। मैंने खुद को मेज़ पर रखी दूसरी प्लेट की जानिब इशारा करते पाया। पता है, इस लड़की को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। देखो तो कैसे चली आ रही है। अम्मी ने इलाया की कुर्सी खींचकर बैठते देखकर कहा था। इलाया कुछ कह रही थी, पर मैं सुन नहीं सका। अम्मी का कहका बहुत बुलंद था। पूरे किचन में उसी का शोर था। वो हमेशा की तरह अपना सकवत लिए मेज़ पर पास्ते की डिश और सॉसेस रख रहा था। इलाया कुर्सी खींचती बैठ गई थी। वाओ, तुम एक अच्छे कुक भी हो। सिर्फ इल्हाम जानती थी कि इलाया कुछ भी बर्दाश्त करेगी, लेकिन भूख नहीं, और एक वेल कुक मेल ही उसे तसल्ली दे सकता था। आरिश की जानिब से कोई जवाब नहीं आया और फिर इलाया ने उसे कुर्सी खींचकर बैठते देखा। वो अपनी प्लेट में खाना निकाल रहा था। मैंने डैड को कॉल की है, वो अपनी गाड़ी भिजवा रहे हैं। फिर मैं निकल लूँगी, इससे पहले कि तुम मुझे दफ़ा होने का कहो। इट हर्ट्स अ लिटिल, यू नो। कंधे अचकाती इलाया तंजन बोली थी। आरिश का हाथ रुका। इलाया अपनी प्लेट में पास्ता निकाल रही थी। सॉरी फॉर दैट, वो बिना नज़रें उठाए बोला। वो जानता था इलाया ने ऐसे क्यों कहा। अम्मी की हंसी थमी थी। वो अब गुस्सा हो रही थी। अब वो चीखेंगी जैसे वो अब्बू पर चीखती थी। उनकी चीख घुटन पैदा करेगी। इलाया की हंसी थमी। वो इतने आराम से कह गया था जैसे वो हमेशा से कहता आया हो। इलाया को लगा जैसे उस चंद फुट के मेज़ के फासले में उन दोनों के दरमियान मौजूद कई दीवारों में से एक दीवार गिर गई थी। तुमने रिज़ाइन क्यों किया? उसे लगा वो पूछ सकती है। आप जानकर क्या करेंगे मिस इलाया? वो तंज नहीं था, पर इलाया ने एक गहरा सांस खारिज किया। हर आप से शुरू होकर मिस इलाया पर ख़त्म हो जाने वाला जुमला इलाया को तंज ही लगता था। ये आप और मिस इलाया एकदम से उन दोनों को बहुत फासले पर खड़ा कर देता था। गोया ज़मीन पर मौजूद बेवकूफ़ इलाया गुलजार और आसमान पर मौजूद अक्लमंद आरिश मकान। पर इसका तुम। इलाया कोई जवाब दिए बिना खामोशी से कांटे में पास्ता रोल करती मुँह में रखने लगी। पर उसका तुम उन्हें बराबरी में खड़ा कर देता था, और ना जाने क्यों इलाया को वो बराबरी अनकंफर्टेबल लगती थी, पर इसे वो बराबरी पसंद थी। क्योंकि वहाँ मेरे लिए मज़ीद कुछ बाकी नहीं था। आरिश ने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया था। एक तो पल पल में बदलता इंसान। इलाया की हरकत ज़रा सुस्त हुई, फिर चेहरा उठाए बिना बोली, तुम पाकिस्तान यही जानने आए थे ना कि तुमने अपने माँ बाप को कत्ल किया है कि नहीं? वो बहुत संजीदगी से पूछ गई थी। आरिश का कांटा प्लेट में ठहरा था। उसने इलाया की जानिब देखा। इलाया ने भी चेहरा उठाया। उसने आरिश को नफ़ी में सर हिलाते पाया था। नहीं।
इलाया की भवें ज़रा सुकड़ी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? जिसलिए तुम यहाँ आई हो। मैं ये जानने आया था कि अगर उस दिन मेरी माँ की लाश अस्पताल नहीं पहुँची तो कहाँ गई, जबकि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप के वजूद को उस एम्बुलेंस में रखे जाते देखा था। मैं जानने आया था कि क्या मर जाने वाले जिंदा लोगों को लिखे बुलावे भेज सकते हैं? इलाया सुन से उसे देखे गई। क्या ये हैरान होने का लम्हा था या उसके माँ बाप के लिए माजरत का? तुम भी यही जानने आई थी? और उस वीडियो में मौजूद लाल बालों वाली औरत का क्या? इलाया ने एक एक लफ्ज़ चुन चुन कर बोला। इसे एकदम वहाँ सैयदपुर से बाहर उस वीराने में मौजूद इकलौते घर में उस शख्स के सामने बैठे होने से खौफ आया था। एक बेएतमादी का लम्हा। वो खामोश रहा, नज़रें प्लेट पर मरकूज थीं। तुम नहीं जानते? फिर आहिस्तगी से बोली। आरिश ने झुके चेहरे के साथ नज़रें उठाईं। आपके इलाया के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ी थी। इल्हाम जानती है। इलाया के माथे पर बल्लम उदार हुए। आरिश नहीं जानता था ये कहकर उसने माहौल में कितने गड़बड़ाहट खोल दी थी। आज इलाया की बर्थडे थी और इल्हाम यहाँ नहीं थी, पर इस वक्त वो जो पास्ता खा रही थी, इल्हाम ये पास्ता बिलखसूस उसकी बर्थडे पर बनाया करती थी, क्योंकि इलाया को ये पसंद था। पास्ता देखते ही इलाया के गले में गिरा पड़ी थी, पर वो इग्नोर कर गई और अब आरिश ने यूँ बिला तकल्लुफ़ इल्हाम का नाम ले दिया था। मेज़ के इतराफ़ में एकदम खामोशी छाई थी। पर इल्हाम यहाँ नहीं है। इलाया ने एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। सो तुम मुझे बताओ वो कौन है? लहजे में बेएतमादी सी थी। आरिश खामोश रहा। सो ये जवाब था। इलाया ने एक गहरा सांस खारिज किया, फिर बोली, मैंने वो वीडियो देख रखी है और मैं कभी भी कोर्ट में जाकर उसका जिक्र कर सकती हूँ। केस वहीं से रिओपन होगा जहाँ पर तुमने बहुत नफासत से उसे बंद किया था। सो अब मुझे बताओ वो कौन है? साफ मालूम था कि दोनों प्लेटों में कांटे ठहरे हुए थे। तुमने कभी एतबार करके भी देखा है आरिश? वो इस वक्त नहायत ही गैर ज़रूरी दखल अंदाजी कर रही थी और वो ये जानती भी थी, पर न जाने उसे लगा ये उसका हक़ है। इतना सच जाना उसका हक़ था। आरिश के चेहरे पर एक नागवार सा लम्हा आया और गुजरा था। अचानक इलाया के फ़ोन पर मैसेज की बीप हुई। डैड का मैसेज था। वो फ़ौरन फ़ोन की जानिब निपटी, स्क्रीन ऑन की। ड्राइवर नहीं आ रहा, उसके ख़ानदान में इमरजेंसी फौतगी हो गई है। मैं भी गाड़ी नहीं लाऊंगा। सो अब तुम एक काम करो कि जहाँ हो वहीं रहो। सुबह आरिश के साथ आ जाना इस्लामाबाद। कभी कभी इलाया को पक्का यकीन हो जाता था कि वो अहमद साहब की सगी औलाद है ही नहीं। वो पहले ही दांतों तले अपना निचला होंठ दबाए अपने होठों की कपकपाहट रोक रही थी और अब तो गुस्से में मुंह भींचा कि अचानक होंठ में दांत पेवस्त हुआ और खून निकल आया। एक और तकलीफ। इलाया ने चेहरा उठाकर अपने हाथों से होंठ रगड़ा। हाथों की कपकपाहट भी वाज़ेह थी और उसकी आंखें, उसकी लाल होती आंखें देखकर आरिश का चेहरा सरापा सवाल बन गया। इलाया के हाथ की पश्त पर खून था। इलाया ने एक नज़र अपने हाथ की पश्त और दूसरी नज़र आरिश पर डाली। आंख के किनारे से पर कुछ फिसला। इलाया का स्ट्रेस आज फिर हर मुमकिन तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कोई भी देखकर बता सकता था कि आरिश इस वक्त ऐन वक्त में बिल्कुल नहीं जानता था कि उसे क्या रद्दअमल ज़ाहिर करना चाहिए। इससे पहले कि वहाँ दरिया जारी होता और इलाया की किस्मत में एक बड़ी शर्मिंदगी लिखी जाती। इलाया कुर्सी धकेलती खड़ी हुई, फ़ोन उठाया, किचन से निकल गई। आरिश ने कुछ कहने को मुँह ही खोला था कि इलाया ने को बिना रुके लाउंज पार करके बाहर जाते देखा। घर से बाहर आरिश के माथे के बल लौटे थे। 1 घंटा कबल पास्ता बॉयल करने का पानी चढ़ाते हुए आरिश का फ़ोन बजा था। वहाँ स्क्रीन पर अहमद साहब का मैसेज जगमगा रहा था। ड्राइवर नहीं आ सकता इलाया के लिए, वो खुद नहीं कहेगी, लेकिन अगर हो सके तो उसे ड्रॉप कर देना। मैंने उसे अभी नहीं बताया। और हाँ, आज उसका बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पर क्रीम चीज़ पास्ता खाना पसंद करती है। आरिश की भवें सुकड़ी। वो ये सब उसे क्यों बता रहे थे? फिर बिना जवाब दिए फ़ोन स्लैब पर ऊँधा रख दिया। एज इफ़ आई केयर। चंद लम्हे सिरके और चंद मिनट पहले ऊँधा पड़ा फ़ोन अब उसके हाथ में था और वो पास्ता की रेसिपी सर्च कर रहा था। अलाया सीधा अपनी गाड़ी में आकर बैठी थी। दरवाज़ा धाड़ से बंद किया, फ़ोन निकाल कर पिछली सीट पर फेंका, गोया अहमद साहब को ही उठाकर फेंका हो। जल्दी में उलझे दिमाग के साथ उसने गौर ही ना किया वहाँ अहमद साहब के अलावा भी कुछ मैसेजेस थे, लगातार मैसेजेस। मुंह में खून का जायका फैल गया था, पर वो गुस्से में अभी तक निचला होंठ दांतों तले दबाए हुए थी। सामने जंगल की तारीकी घूरती गहरे गहरे सांस लेने लगी। इल्हाम की गैर मौजूदगी में इलाया सिर्फ एक मैस है, बामुताबिक इलाया। सांस में तवाज़न हुआ तो फिर अपने गाल रगड़े, सर सीट की पश्त पर टिका दिया। इल्हाम। उसके दिल में इतना बड़ा जख्म है वो नहीं जानती थी। भींचती आंखों के किनारे से बहती लड़ी उसके जबड़े तक पहुंची, फिर कुछ सोचती उसके कंधे पर गिरने लगी। इल्हाम जानती है। आपको ये आइडियाज़ कौन देता है? इल्हाम।
बाज़गश थी। क्यों? इल्हाम क्यों जानती है? हर वो काली दायरा जहाँ इलाया समझ नहीं पाती कि कौन खड़ा हो सकता था, वहाँ इल्हाम क्यों आ खड़ी होती थी? वो सारी दुनिया पर शक कर सकती थी, वो इल्हाम पर शक नहीं कर पा रही थी। ऐसा क्या है जो सबको इल्हाम में दिखता है? ऐसा क्या है जो मुझे दिखाई नहीं देता? वहाँ कोई नहीं था। वो खुलकर रो सकती थी। वो खुलकर रो रही थी। इलाया रोने में कभी कंजूसी नहीं करती। ये क्या हुआ? आरिश अभी तक लाउंज में खड़ा खुला दरवाज़ा देखता सोच रहा था। पास्ता इतना तो बुरा नहीं था। दूसरा ख्याल जो इसके दिमाग में आया। इलाया की आंखों की पिछली तरफ दर्द की टीस उठी जब उसने अपना भारी होता सर सीधा करना चाहा। दुखती आंखें बामुश्किल खोलते हुए टिश्यू तलाश करने लगी। अब वो अपनी नाक मजीद आसीन से नहीं रगड़ सकती थी। अब उसे टिश्यू चाहिए था। और तभी ऐन उसके चेहरे के सामने टिश्यू लहराया गया। इलाया की आंखें फैलीं। फौरन हाथ के सिम्प में पैसेंजर सीट की जानिब देखा। वो सीट पर बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। टिश्यू वाला हाथ अभी तक हवा में खड़ा था। मैंने सिर्फ चेक करना चाहा, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम वाकई इस जंगल के सामने बिना गाड़ी का दरवाज़ा लॉक किए बैठी रो रही हो। तुम बहुत निडर हो इलाया। वो बेवकूफ़ कहना चाहता था, पर फिर निडर पर ही इत्तफाक किया। वो अंदर कब आया इतनी खामोशी से? क्या वो अपना दिमागी सल्तनत खो रही थी, या उसके कान काम करना छोड़ गए थे? इलाया ने अभी तक आंखें नहीं झपकी थीं। इलाया की नज़र ज़रा नरम पड़ी। वो आहिस्तगी से उसको आंसुओं से तर हाथ पकड़े टिश्यू से साफ कर रहा था। इलाया के आसाब ढीले पड़े। सुड़ अपनी बहती नाक को काबू करने की कोशिश की। नज़रें आरिश के हाथ की पश्त पर थीं। नहीं, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा इलाया। वो दूसरे हाथ से टिश्यू इलाया की नाक के सामने लहराता बोला था। सीरियसली? बेहिस बदतमीज़ इंसान। इलाया ने आरिश के हाथ से अपना हाथ खींचा, टिश्यू झपटा और चेहरा साफ करने लगी। बिल्कुल सीध में रुख फेरा और माथे के बलों के साथ सामने जंगल की तारीकी में घूरने लगी। सामने मौजूद जंगल की तारीकी देखकर एक दफ़ा तो उसके वजूद में एक झुरझुरी दौड़ी। उसने आरिश को अपनी सीट के पास नीचे हाथ मारते देखा और फिर आरिश की सीट पीछे को गिरने लगी। हत्ता कि वो रुकी और आरिश एक आरामदेह पोस्चर में आंखें मूंदे सर सीट की पश्च से लगाए धरास हो गया। इलाया ने उसे कुछ सुनाने को मुंह खोला ही था कि डॉक्टर हमदानी के मुताबिक मैं बायोलॉजिकली इमोशनल लेस हूँ, सुसाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो कह रहा था। इलाया ने उसके चेहरे के तने पट्टे ढीले पड़ते देखे। और पता है इमोशनलेस होने का एक बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? वो मुदी आंखों से ही बोल रहा था। गाड़ी में चलती पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इलाया ने वहाँ थकान को पैर पसारते देखा था कि दूसरे के एहसास समझना मुझे थका देता है। दूसरों के जज्बात को समझना मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। इलाया यकटक उसे देखे गई। वो इलाया के एहसास समझने की कोशिश कर रहा था। वो आरिश अरमगान, वो इलाया के एहसास समझने की कोशिश में थक रहा था। अगर ये इतना ही मुश्किल है तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो मेरे एहसास समझने की? पता नहीं क्यों, पर वो कह गई। आरिश ने आंखें खोली, चेहरा आहिस्तगी से इलाया की जानिब मोड़ा। क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। लहजा मुतवाज़िन था। इलाया का मुंह जहाँ खुला था वहीं खुला रह गया। मैं समझना चाहता हूँ कि इतने आंसू क्यों हैं तुम्हारे अंदर, नाक पर हर वक्त धरा गुस्सा, और ये कि इतनी बेवकूफ़ क्यों हो तुम? वो संजीदगी से बोल रहा था। उसके अल्फाज का चुनाव वो कभी नहीं बदल सकता था। ये क्या हुआ था उस एक कमज़ोर लम्हे में? इलाया ने कुछ महसूस किया था। वो ये पहले भी महसूस कर चुकी थी। वो कैबिन वाली रात, वो हकीकत बदलने वाली रात, वो ख्वाब। आरिश अभी तक संजीदगी से इलाया को ही देख रहा था। दोनों नज़रें उस एक कमज़ोर लम्हे में वो दोनों गैर इरादी तौर पर सख्ती से जकड़े गए थे। आरिश, कोई मुझे समझ नहीं सका और ना ही कभी कोई मेरा दिमाग पढ़ सका, और ये खासियत हमेशा से मेरी ताकत रही थी। लेकिन न जाने क्यों आज ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मुझे इतनी शिद्दत से ख्वाहिश हुई थी कि वो मुझे समझ सके। वो अभी तक मुझे लाजवाब सा देख रही थी। यकीनन वो नहीं समझी कि इमोशनलेस होना कैसा होता है। यकीनन वो हमेशा की तरह मुझ पर बेहिसी का टैग लगाए अंदर ही अंदर मुझसे नफरत कर रही होगी। अगर ये इतना मुश्किल है तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो मेरा एहसास समझने की? मैंने आंखें खोलते हुए इलाया की जानिब देखा। क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, मैंने खुद को कहते पाया। वो एक कमज़ोर लम्हा था, कम अज़ कम मेरे लिए तो कमज़ोर लम्हा। और मैंने वो कह दिया जो मैं बहुत दफ़ा कहना चाहता था। तब जब वो मेरे घर के सामने रो रही थी, तब जब वो इब्राहिम के ज़ख्मी होने वाले दिन उदास थी, तब जब वो अपने कैबिन में खौफज़दा बैठी थी।
पर मैं जानता हूँ कि वो मुझे नहीं समझेगी मेरे बाप की तरह, और मैं कभी उस पर एतबार नहीं कर पाऊँगा मेरी माँ की तरह। रात सैयदपुर समेत एबटाबाद तक छा चुकी थी। रात, जो कि अमूमन दिन भर मसरूफ़ रहने वाले लोगों का मी टाइम होता है, साथ कमरे में स्टडी टेबल पर बैठा सामने पड़े पीसी के बोर्ड पर कीबोर्ड पर के सारे बटन निकाले बैठा था। वो अपने गेमिंग पीसी के कीबोर्ड की लबिंग करने में मसरूफ़ था। करीब ही मेज़ पर बारीक बारीक आलात मौजूद थे और साथ की बोर्ड की स्विचेस बिखरे पड़े थे। वो मगन सा था जब दादा ने उसे सहन से आवाज़ लगाई, साथ बेटा, ये देखो तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ रही है। साथ का फ़ोन बाहर ही पड़ा था, पर फिर भी वो हिलने का मावरा वहीं से बोला, किसकी कॉल है दादा? अमूमन इस वक्त उसे कॉल नहीं आती थी। पता नहीं, मुझे तो फ़ोन में अपनी शक्ल नज़र आ रही है। दादा बोले तो साथ ने हंसी दबाई थी। दादा, वो वीडियो कॉल है, अब्बा की होगी, आप उठा लें। साथ को सिर्फ उसके माँ बाप की ही वीडियो कॉल आती थी, सो वो लापरवाही से बोला। उसके इस जवाब के बाद दादा की जानिब से मज़ीद कोई सवाल तो ना आया, लेकिन फिर कुछ देर बाद दादा खुद ही अंदर चले आए। ये कोई बोल तो नहीं रहा साद, इसमें बस कमरे की छत पर चलता पंखा ही घूमे जा रहा है वीडियो में। साद ने ग्लासेस उतारते हुए दादा के हाथ से फ़ोन पकड़ा। दादा ठीक कह रहे थे, वहाँ स्क्रीन पर कोई मौजूद नहीं था। साद ने नंबर देखा। वेट, साद ठटका। वो नंबर अब्बा को तो नहीं था, वो कोई अननोन था। और फिर अगले ही पल साद को वो आवाज़ें सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था और फिर कोई फ़ोन पर से गुजरा, यूं जैसे फ़ोन फर्श पर पड़ा हो और उस पर कॉल ऑन हो। दादा, मैं देखता हूँ, आप जाएं, आपके सोने का वक्त हो गया है। अब्बा की कॉल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। दादा इस बात में सर हिलाते वापस सहन की तरफ चल दिए। उसका मी टाइम ख़राब हो चुका था। साद का सारा इर्तिकाज़ लबिंग से हटकर उस कॉल में जा घुसा था और फिर अगले ही पल साद की आंखें फैलीं। रात की स्याही तले खुलने वाले सच ऐसे ही चौंका देते हैं, उनसे वापसी मुमकिन नहीं होती। हालत धब सोफे पर वापस गिरी थी। शिट, मैंने यूशा को नाराज़ कर दिया। कुछ देर गुजरी थी। यूशा जा चुका होगा, लेकिन वो उससे माफ़ी मांगने के लिए कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला और यूशा को फ़ोन करने लगी। रिंग जारी थी और फिर अचानक हालांकि जिसमें एक झुरझुरी दौड़ी। यूशा की रिंगटोन की आवाज़ घर के दाखिली दरवाजे से ही आ रही थी, वो भी अंदर की जानिब से। वो गया ही नहीं था, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तो आई ही नहीं। हालांकि दिमाग ने क्लिक किया था, उसके दिमाग ने बहुत देर से क्लिक किया, मतलब यूशा गया ही नहीं था। हाला फ़ोन कान से लगाए ही लाउंज के आखिर पर मौजूद राहदारी की तरफ आई, जो कि दाखिली दरवाजे पर ख़त्म होती थी। यूशा वहीं खड़ा था, फ़ोन हाथ में लिए, चेहरा सीध में हाला के चेहरे पर था। यूशा के तासुरात संजीदा थे। पहले तो हाला को अजीब लगा, लेकिन फिर खुद को कंपोज करती बोली, सॉरी यूशा, तुमने गलत समझा, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। हाला ने फ़ोन नीचे किया, चेहरे पर मस्कीनियत थी, जवाबन यकीनन। यूशा मुस्कुराता और कहता कि इट्स ओके, मैं समझता हूँ, पर वो उसी संजीदा चेहरे के साथ हाला की जानिब बढ़ा। बिल्कुल हाला, तुम मेरी मौजूदगी में कभी अनकंफर्टेबल नहीं हो सकती। लहजा ऐसा था कि जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रहा हो। हाला के होंठ मुस्कुराने को उठे थे, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वापस सिमटे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यूशा? कहती वो 2 कदम पीछे गई। यूशा की नज़रें हाला की आंखों में गड़ी थीं। माथे पर अब बल नमूदार हो रहे थे। इस दफ़ा मैं किसी हतमी फैसले के बिना नहीं जाऊंगा। वो मुसलसल हाला की जानिब बढ़ रहा था और हाला लाउंज की जानिब उल्टे कदम चलती जा रही थी। उसे यूशा से खौफ आ रहा था। यूशा ऐसे बिहेव नहीं करता, वो बहुत ठंडे मिजाज का है, तो आज फिर वो अजीब सी बातें क्यों कर रहा है? और ऊपर से तासुरात। वो एकदम एक नरम मिजाज यूशा से बदल के एक सोशियोपैथ लगने लगा था। हाला का एकदम फाइट और फ्लाइट मूड जागा था। उसके दिमाग में एकदम बहुत से नाम एक रील फिल्म की तरह दौड़ने लगे। फिज़ा, रिदा, अब्बू, इलाया, साथ साथ हर नाम मुस्तरद होता जा रहा था। और फिर अलाया, उस नाम पर फिल्म थमी। हाला ने फ़ौरन फ़ोन ऑन किया और इलाया का नंबर मिलाने लगी। यूशा उसके सर पर पहुंच चुका था, इतना करीब कि उसने हाला के हाथ से फ़ोन अचका और फ़ोन सोफ़ों के करीब फेंक दिया। और उसके उचकने में हाला की उंगली लगी और वीडियो कॉल ऑन हो गई। पर उंगली इलाया के नंबर पर लगी या फिर उसके साथ मौजूद साथ के नंबर पर, वो नहीं देख पाई। हमारी शादी होगी, और ये बात हमेशा से तय थी। ये एकदम से तुम मुझसे भागने क्यों लगी हो? ये सब उस साथ की वजह से है ना? औकात ही क्या है उसकी? क्या सोचकर तुमने उसकी जानिब देखा भी? यूशा का लहजा सख्त था, काटदार।
यूशा, प्लीज़ स्टॉप हियर, हम कल बात करेंगे, अभी तुम्हें जाने की ज़रूरत है। हाला कांपती टांगों के साथ हत्तुल मिकदार खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। हम किसी किस्म की बात नहीं करने वाले। यूशा ने हाला का भागने का इरादा भांपकर उसके बाल गर्दन के करीब से पकड़े। हाला चीखी। उसने आज से पहले यूशा का ये रवैया नहीं देखा था। अंकल बहुत अरसा पहले से तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बना चुके हैं। मैं हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, पर तुम किसी से मोहब्बत करने का सोचो, इस बारे में बिल्कुल नहीं। तुम्हें सिर्फ मैं खुश रख सकता हूँ। तुम सिर्फ मुझे डिजर्व करती हो। हालांकि आंखें धुंधला रही थी, वो यूशा का चेहरा नहीं देख पा रही थी। दोनों हाथों से जोर लगाती वो अपने बाल छुड़वा रही थी। बेयकीनी, तकलीफ। ब्लैक बेल्ट हाला इस वक्त बेयकीने के हाथों कमज़ोर पड़ रही थी। थोड़ी बहुत हिम्मत जमा कर पूरी कुव्वत से अपना घुटना यूशा के पहलू में दे मारा। पसलियों में लगे वार पर यूशा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखता 2 कदम पीछे को लुढ़का और हाला ने मौका गनीमत जानते हुए वहां से दौड़ लगा दी। दरवाजे पर आकर दरवाज़ा धकेला और नंगे पाँव ही बाहर की जानिब लिपकी। वो उसे बेहतर कर सकती थी। वो यूशा को जवाबन बहुत अच्छे से पीट सकती थी, बातों से भी और लातों से भी, पर वो यूशा था और यूशा की जानिब से ऐसी हरकत हाला के लिए नामुमकिनात में से थी। बेयकीनी और बेबसी ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को दबा दिया था और फिर वो घर की हदूद छोड़ती सड़क की तरफ भागती बुरी तरह रपट कर गिरी। यूशा दरवाजे तक पहुंचा, आंखें सुकेड़ी, उठने की कोशिश करता हाला को देखा, फिर कदम कदम चलता सड़क की तरफ आया। अगर मैं तुम्हारी जानिब नहीं होगा तो दुनिया बहुत तंग हो जाएगी। मेरी ओमान से निकलकर कहाँ जाने का सोच रही थी तुम? हाला का पाँव बुरी तरह मुड़ा। वो गिरती पड़ी सड़क पर बढ़ने लगी। कंक्रीट से टकराने पर उसका दिमाग शल हो रहा था और निचले फटे होंठ से बहता खून उसकी थोड़ी पर आ जमा। मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाई, पर तुमने मुझे मजबूर किया, इस सख्त वार्निंग के लिए। वो कहता दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले चलता हाला के पीछे पीछे जा रहा था। हाला का रुख स्टेशन की जानिब था। अचानक वहाँ बहुत से गार्ड्स नमूदार हुए हाला के चारों अतराफ में। बस करो हाला, खुद को ज़्यादा तकलीफ मत दो, गार्ड तुम्हें आराम से अस्पताल ले जाएंगे। गार्ड जब हाला को दोनों बाजुओं से पकड़ चुके थे। उन भारी भरकम वजूद के हामिल गार्ड्स के सामने हाला का हाथ पैर मारना कोई अहमियत नहीं रखता था। अब वो उसे घसीटे गाड़ी की तरफ जा रहे थे। यूशा! वो चेहरा मोड़कर चिल्लाई। मैं मर जाऊंगी लेकिन अब तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? आंखों में नमी थी, धोखे की तकलीफ। यूशा संजीदगी से उसे जाता देख रहा था। मुझे ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हाला, पर तुम भी अब बच्ची तो नहीं हो, तुम्हें ख्याल होना चाहिए था इन बातों का। चेहरे पर मासूमियत और मसनूई तकलीफ सजाए वो बोला था। रात इतनी लंबी क्यों हो गई थी? उसकी स्याही छुट क्यों नहीं रही थी? क्योंकि उस स्याही तले सब गलत हुए जा रहा था। वहाँ एक स्याह धुंधलाहट थी। छुट्टी धुंधलाहट एक तेज़ रोशनी में बदलने लगी। बसारत रोशनी से मानूस होती चीज़ों की पहचान करने लगी। मंजर वाज़ेह होते ही अतराफ में निगाह दौड़ाई। रात ही का कोई पहर था और वो अस्पताल के प्राइवेट रूम में थी। पहली नज़र दरवाजे तक गई, वहाँ पौरूदी स्याह गार्ड्स चौकन्ने खड़े थे। सर में उठते मुसलसल दर्द की लहर के साथ फिर साथ मौजूद शख्स को देखा। धुंधलाहट मुकम्मल छुटी। वही मामूल की शफीक से मुस्कुराहट लिए यूशा उसे देख रहा था। हाला मुस्कुराने लगी और फिर अचानक उसके दिमाग ने पैगाम भेजा कि वो यहाँ क्यों है, और हाला को यूशा की वो मुस्कुराहट देखकर सख्त मतली हुई। हाला ने उठने की कोशिश की। बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। तभी कोई दरवाज़ा धकेलता कमरे में दाखिल हुआ। हाला की निकाब फ़ौरन उस जानिब गई और अगले ही लम्हे अब्बू! बुज़दार साहब सीधा उसकी जानिब आए, उसे सीने से लगाया। हाला पर से एकदम सारा बोझ छूटा। अब सब ठीक हो जाएगा, वो अब्बू को सब बता देगी। और बेटा, तुम्हारे ख्याल में मैं क्यों तुम्हें उस सबसे दूर रखना चाहता हूँ? यूशा ने तो मुझे ना बताने की कसम खाई थी, लेकिन फिर मैंने एक गार्ड से सब उगलवा ही लिया। तुम वहाँ अकेली किसी मुजरिम का पीछा क्यों कर रही थी? ये अब्बू क्या कह रहे थे? हालांकि सांस की नाली पर जैसे दबाव पड़ा, भवें भिंची। बुज़दार साहब की बगल के नीचे से यूशा की जानिब देखा। वो मुस्कुरा रहा था। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और फिर ये मेरा और हाला का सीक्रेट था। आखिरी अल्फाज हाला की आंखों में आंखें डालकर बोले गए थे। नहीं डैड, ये यूशा की जानिब उंगली की। ये झूठ है ये। इट्स ओके बेटा, मुझे पता है कि तुम अभी ट्रॉमा में हो, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी उसे पकड़वा लेंगे। और फिर वो कुछ कहते चले गए और हाला हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास से लिए यूशा को देखेगी। ये वो कहाँ फंस गई थी? हाला की सांस की नाली पर दबाव बढ़ता जा रहा था।
अचानक गुलजार साहब सेक्रेटरी के बुलाने पर किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए वहाँ से चल दिए। यूशा वहाँ था, सो उन्हें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी। यूशा यहाँ था और हाला को यही एक फ़िक्र थी। कुछ लम्हे सिरके के अचानक उस वार्ड का दरवाज़ा खुला। हाला का सांस अटका। वहाँ दरवाजे से साद दाखिल हो रहा था। यूशा अपनी जगह से उठा, साद को अंदर आने का इशारा किया और खुद वहाँ से निकल गया। हाला की हैरत सवा नेज़े पर थी। साद उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। लम्हों को पूरी फुर्सत से गुजरने की इजाज़त थी। आई एम सॉरी हाला। क्या उसके पास कहने को सिर्फ यही था? हाला जवाबन खामोशी से उसे देखे गई। साद के चेहरे पर ठहरा जब्त वाज़ेह था। तो अब तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे? दरअसल साद, तुम्हें अपना इग्नोर गेम जारी रखना चाहिए। ऐसे तुम्हारे लिए आसान होगा। वो शिकवा नहीं कर रही थी, सच्चाई बता रही थी। तुम यूशा के खिलाफ बयान दोगी? साद तहक्कुम से बोला। नहीं साद, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो कुछ हुआ मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ। वो दोबारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना मैं फ़िलहाल उसका कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मेरे पास सबूत है हाला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने कहा मैं फ़िलहाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे बस थोड़ा इंतज़ार करना है, हत्ता कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि उसकी गर्दन अपने हाथों से दबोच सकूँ। और तब तक आपकी हाला साद को देखती मुस्कुराई। तब तक तुम मेरे खामोश राजदार होगे और सीक्रेट पार्टनर। कहो, कबूल है? साद अभी तक लाजवाब सा उसे देख रहा था। एक तवील दिन तलू होने के करीब था जब आरिश की गाड़ी लाया के एबटाबाद वाले घर के सामने मौजूद थी। एबटाबाद पर एक तवील दिन तलू हो रहा था। एक तवील दिन क्या होता है? गाड़ी का इंजन खामोश हुआ। गाड़ी के अंदर मौजूद दोनों फर्द सामने सड़क पर देखने में मसरूफ थे। एबटाबाद पर अभी भी सुबह तलू नहीं हुई थी, सो वहाँ सड़क पर इंसान अभी दिखाई ना देते थे। तुम्हारी कार अहमद साहब की तरफ पहुँचा दूंगा, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। वो बिना देखे बोला था। उसे अलविदा कहने नहीं आते थे। वो अल्फाज का कुछ खास खजाना नहीं रखता था। मुझे एक फेवर चाहिए आरिश। वो मध्यम से लहजे में गोया हुई, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए नजरें डैशबोर्ड पर गाड़ी अगली बात कहने के लिए सही अल्फाज का चुनाव करने लगी। आरिश चौंका था। इलाया की जानिब देखा। मैं फेवर नहीं देता इलाया। लेकिन इलाया ने फ़ौरन चेहरा आरिश की जानिब मोड़ा। वो जो कुछ भी बन पड़ा कह दिया। क्या तुम मुझसे राब्ते में रह सकते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बिना बताए गायब ना हो। वो खुद भी हैरान थी कि उसने ये कैसे दिया। इलाया की नज़रें सवालिया थीं, आरिश की कन्फ्यूज्ड। लम्हे खामोशी से सिरकने लगे। आरिश ने नज़रें पहले फेरी थीं। इलाया के सीने में कुछ भींचा। मायूस नज़रें वापस लौटी और वो गाड़ी का दरवाज़ा धकेलती उतरने लगी। वो आरिश से कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकती थी। वो समझ गई थी, बदले में तुम्हें मुझे एक फेवर देना होगा। आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। इलाया के दरवाजे पर गिरफ्त मजबूत हुई। इलाया को छोड़कर आरिश अपने एबटाबाद वाले अपार्टमेंट की तरफ आया था। गाड़ी पार्क की और घर में दाखिल हुआ। खिड़कियों पर पड़े पर्दे घर में रोशनी का दाखिला नामुमकिन किए अपार्टमेंट को मुकम्मल तारीफ किए हुए थे। आरिश ने लाइट जलाने की जहमत नहीं की थी। बिना चाप के चलता वो लाउंज में आया। क्या तुम मुझसे राब्ते में रह सकते हो? उसे ऐसी पाबंदियां पसंद नहीं थीं। वो खामोशी से मंदिर से गायब होने में माहिर था, यूँ जैसे वो वहाँ कभी मौजूद ही नहीं था। वो अपने निशानात नहीं छोड़ता था और वो जानता था वो यही करेगा। आंखें मूंदी और तभी उसे एहसास हुआ। आंखें खुली, उसके नथनों से वो बू टकराई थी। मध्यम से अब तेज होती, मुर्दार की बू, मुर्दार जानवर की बू। उसके असाब एकदम चौकन्ना हुए। एक तवील दिन बहुत से राज लिए होता है। उसके असाब एकदम चौकन्ना हुए। वो गैर आरामदेह सा सोफे से खड़ा हुआ। उसके घर में किसी चूहे या जानवर का बढ़ना एक नामुमकिन सी चीज़ थी और वो फैली बू इस वक्त उसके हवासों पर सख्त गिरा गुजरी थी। बू के ताकुब में वो ओपन किचन की तरफ आया। दीवार पर हाथ मारकर लाइट ऑन की। एकदम किचन और लाउंज रोशन हुआ और फिर चंद लम्हों में उसकी बसारत वो करिया मंदिर देखने के काबिल हुई। आरिश के माथे पर बल पड़े थे। सामने किचन की शफाफ मार्बल की स्लैब पर एक नन्हा सफ़ेद वजूद पड़ा था, जिसका सफ़ेद रुई की माने जिसम लाल रंग की वो गाढ़ी लकीर किसी एजाज की मानद गर्दन के गिर्द लिए हुए था। वो एक खरगोश के बच्चे का मुर्दा वजूद था। वो सुर्ख लकीर खुश्क हो चुका खून था। उसका जिस्म गलने के अमल में दाखिल हो चुका था। आरिश फैलती आंखों के साथ स्लैब के करीब आया था। मैं इसे RIP कहती हूँ। अचानक उसके कानों में वो आवाज़ ईको की तरह गूंजी। बेसाख्ता उसका हाथ अपने कनपट्टी पर गया जहाँ दर्द की एक टीस सी उठी थी। नज़रों के सामने वो मंदिर झिलमिलाया।
एक 7-8 साल बच्ची गोद में खरगोश का बच्चा लिए खड़ी थी। बच्चे की गर्दन से निकलता खून एक सुर्ख लकीर की शक्ल में उसके सफ़ेद वजूद को सुर्ख कर रहा था। मेरा नाम बेला है और तुम्हारा? आरिश ने अपना सर झटका। हाल ही में वो वापस लौटा था। सामने स्लैब पर उस मुर्दा वजूद के साथ एक किताब ऊँधी पड़ी थी। मदर उन्वान की वो किताब। आरिश उस किताब से आशना था। किसी अनजाने एहसास के तहत वो किताब झपटने के अंदाज में उठाई। वो एक मखसूस सफ़े पर ऊँधी की गई थी और वहाँ सफ़े पर एक मखसूस लाइन को लाल रंग से हाईलाइट किया गया था, खून की एक बारीक लकीर से। माँ तुम्हें अक्सर याद करती है और तुम्हारा इंतज़ार करती है। आरिश ने वो लाइन पढ़ी थी, बल्कि इसने वो लाइन अपने इतराफ़ में गूंजती सुनी, जैसे कोई शैतानी मुस्कुराहट के साथ मक्कार लहजे में कह रहा हो, माँ तुम्हें अक्सर याद करती है आरिश। वो सतर पढ़ता गया हत्ता कि उसकी ज़ुबान एकदम थमी। आरिश की गाड़ी इस्लामाबाद की सड़क उतरती सैयदपुर के दाखिली रास्ते पर आ चुकी थी। गाड़ी की रफ्तार कम करता हुआ मुसलसल अपने ख्यालात को किसी एक नुक्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। यूँ महसूस हो रहा था गोया उसकी सर की नस फटने के करीब हो। उसे बार बार अपने कानों में सनसनाती घंटियाँ महसूस हो रही थीं। वो कस्बी इलाके से अभी फासले पर था। अपने गैर वाज़ेह यादों में वो एक लंबा अरसा इल्हाम और बेला को गटमट करता आया था। उसे इल्हाम याद है, उसे बेला याद नहीं। जिस इल्हाम से वो सालों बाद मिला वो इल्हाम नहीं जैसे वो जानता था। और बेला के नाम पर जो बच्ची उसकी यादाश्त में महफूज है वो उससे कभी नहीं मिला, पर वो मरा हुआ खरगोश का बच्चा। सिर्फ 2 लोग ही उसका मतलब समझ सकते थे, एक वो खुद, दूसरी वो बच्ची बेला। बेला इसे खुद बुला रही थी। बेला उसे खुद मुलाकात करना चाहती थी। पर वो जुमला, माँ तुम्हें अक्सर याद करती है, अचानक एक मंजर नज़रों के पर्दे के पीछे साए की तरह लहराया। रात के उस मालूम पहर जब वो अस्पताल में था, वो मखसूस हील्स की आवाज़ और वो दरवाजे में खड़े वजूद के चेहरे पर मौजूद सुर्ख होंठों पर फैली मुस्कुराहट। उसकी गाड़ी उसके घर के सामने मौजूद थी। वो किसी बिजली की सी तेज़ी से गाड़ी छोड़ता घर की तरफ भागा था। उजलत में दरवाजे में चाबी लगाता दरवाज़ा धकेला और दरवाजे का हैंडल पकड़े पकड़े ही वो दरवाजे के चौखट पर जहाँ खड़ा था वहीं फ्रीज हो गया। वो तब भी फैसला नहीं कर पाया था कि वो ख्वाब था या हकीकत। वहाँ सामने लाउंज में दरवाजे की जानिब ही कुर्सी का रुख किए रखे कोई बैठा था। स्याह पैरों तक छूता वो चमकदार लिबास, टांग पर टांग रखे तले पैरों में स्याह हील्स और चेहरे पर मौजूद सुर्ख होंठों पर बैठी वो बड़ी सी मुस्कुराहट, होंठों के किनारों पर मौजूद छुरियाँ। वो आज भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो ख्वाब है या हकीकत। उसकी माँ कभी उसके साथ नहीं थी और उसकी माँ हर वक्त एक इल्यूजन की तरह उसके साथ थी। तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया आरिश। आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो आवाज़ कितनी हकीकी थी। कानों में एक तेज़ घंटी की आवाज़ दौड़ी, सर में उठती टीस और उसे लगा हकीकत, झूठ, खौफ, ख्वाब सब एकदम धुंधला रहा था और हर धुंधलाते मनाजिर एक दूसरे में गड़मट होते उसके सोचने समझने की सलाहियत छीन रहे थे। मंजर थमा। उसे लगा वो वापस 25 साल पुराने उस मंजर में मौजूद है। उसके हाथों पर खून है, पर अब की बार उसे याद आ गया वो कत्ल। उसने उस दिन एक कत्ल किया था, अपने बाप का कत्ल।